हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास EMRS से रिलेटेड है, जो कि एक हॉस्टल वार्डन पोस्ट है। उसके लिए देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें क्या है, कुछ टॉपिक से रिलेटेड। तो लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्विक क्लास होगी ये। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हिंदी में जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी प्लीज़ उसे अवॉइड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि छात्रावास में छात्रों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और रजिस्टर दोनों होते हैं, मतलब समझ लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रजिस्टर होगा। सेकंड क्वेश्चन है छात्र द्वारा किया गया असामान्य व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होगा। जैसे कुछ उत्पाद मचाते हैं या अन्य कोई अव्यवहारिक व्यवहार करते हैं तो वो चीज़ें किस में दर्ज होंगी, तो परामर्श रजिस्टर में दर्ज होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छात्रावास के स्टोर कक्षा का भौतिक प्रमाण वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए। तो वर्ष में एक बार होना चाहिए। भौतिक संसाधन मतलब जो फर्नीचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया हॉस्टल का, उसकी थोड़ी बहुत ठीक ठाक करना, ये सब चीज़ों की जांच एक वर्ष में एक बार होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छात्रावास के समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति किसके द्वारा दर्ज की जाती है। तो ऑफिस इंचार्ज होगा, उसके द्वारा दर्ज की जाती है। छात्रावास में कचरा निपटान की उत्तम प्रक्रिया क्या है। तो साप्ताहिक आधार पर निपटाया जाए। छात्रावास की समुचित एवं नियमित साफ सफाई हेतु किसको पत्र लिखा जाता है। तो छात्रावास अधीक्षक को पत्र लिखा जाता है। छात्र छात्राओं के संदर्भ में लाइट आउट का क्या अर्थ है। वो उस समय की बात होती है जब आप मोबाइल की जो लाइट है वो धीमे करके मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे, उसी टाइम को कहा जाता है लाइट आउट। छात्रावास सुरक्षा के संदर्भ में CCTV का क्या अर्थ है। तो क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है। और बाकी हॉस्टल वार्डन के और टॉपिक से रिलेटेड क्लास आप प्ले स्टोर में जाके देख सकते हो। मेरे पिछली क्लासेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उसे भी देख लीजिएगा। प्रत्येक कमरे की जांच वार्डन द्वारा कब की जानी चाहिए। तो प्रतिदिन करनी चाहिए वार्डन को जांच। प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में ABC का पूर्ण रूप क्या है। तो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। छात्रावास वार्डन को क्या जानना आवश्यक है। यहाँ पे क्या जानना होगा, क्या जानना आवश्यक है। तो उसे बाल सुरक्षा अधिनियम और बाल सुरक्षा से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो जाननी बहुत आवश्यक है, और हॉस्टल से जुड़ी हुई। एक छात्रावास वार्डन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। तो ये छात्रों की सुरक्षा और भलाई करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, तो ये पूर्वकालिक होती है, मतलब समझ लीजिए परमानेंट टाइप। छात्रावास वार्डन का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। कौन सा विद्यालय आदिवासी बच्चों के लिए खोला जाता है। तो EMRS खोला जाता है, एकलव्य स्कूल। और ये स्कूल 1997-98 में खोला जाता है। 480 की कैपेसिटी स्टूडेंट की होती है इसमें। और इसमें जो 4 हॉस्टल वार्डन रखे जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। मैस हो गया, कोई चिकित्सा देखेगा, कोई हॉस्टल का सिक्योरिटी देखेगा, तो इस टाइप मिला के 4 होते हैं। छात्रावास वरिष्ठ वार्डन एवं वार्डन की नियुक्ति किसकी सिफारिश से की जाती है। तो अधीक्षक व डीन के सिफारिश से होती है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस विभाग या मंत्रालय के अधीन होता है। तो ये जनजातीय मंत्रालय के अधीन होता है, क्योंकि इसमें अनुसूचित जनजाति की ही छात्र छात्राएं आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं। इसमें आवासीय और ऐसे भी अगर जो पास में घर है तो वो पास में रह के पढ़ सकते हैं अपने घर से ही। छात्रावास में आमतौर पर कितने वार्डन है। यहाँ पे वार्डन लिख लीजिएगा। कितने वार्डन नियुक्त किए जाते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको 4 होते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है। कोई मैथ्स देखता है, कोई चिकित्सा देखता है, कोई सिक्योरिटी पर्पस देखता है, कोई जो स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड कुछ देखेगा। तो उसके अकॉर्डिंग 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहली बार EMRS स्कूल का जो प्रारंभ है कब हुआ था। तो जैसे मैंने बताया आपको 1997-98 में होता है। आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, और जनजातीय मंत्रालय इसके देखरेख करता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम शिशु मृत्यु दर वाला पोर्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूंगा शॉर्ट में। सबसे पहले शिशु मृत्यु दर में क्या आता है वो देख लीजिए। जो प्रति 1000 पे जो एक वर्ष से कम होंगे, जो एक वर्ष शिशुओं में जो 1 वर्ष से कम होंगे, उससे भी कम आयु की जो मृत्यु की संख्या होती है वो होती है 1 वर्ष। मान लीजिए शिशु वाला 1 वर्ष, बच्चे वाला 5 वर्ष और नवजात वाला 28 दिन। ये याद रखिए बस। इसी में मोटा मोटा यही सही समझ लीजिए, इतना ही काफ़ी आपके लिए। बाकी चीज़ें समझने की जरूरत नहीं है। 1 साल से कम होगा शिशु, 5 साल से कम होगा बालक, 28 दिन से कम होगा नवजात। चलिए मैं इसका रेशियो दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं कि 2020 का चलिए देखते हैं कि कुछ टेबल देख लेते हैं मृत्यु दर से रिलेटेड। तो पहले बालक से हम नवजात की तरफ जाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ। 5 साल, 1 साल, 28 दिन याद रखिएगा। उसके बाद 2020-19 का कंपेयर जरूर पढ़िएगा, ये घटा बढ़ा जरूर पूछा जाता है, लेटेस्ट अभी नहीं आया, तो यही आप फॉलो करोगे। बाल मृत्यु दर की बात करें तो 2020 की पहले देखेंगे हम, 32 थी, और ये 3 घटी है 2019 के कंपेयर में करें तो। फिर शिशु मृत्यु दर 2020 में 28 थी, और ये 19 में कंपेयर किया तो 2 घटी है।
और नवजात मृत्यु दर 2020 में 20 थी और 19 में देखें तो 2 घटा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पूछा गया है कि कितनी घटी है कितनी बढ़ी है। अभी आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। उसके बाद नवजात की देखें, प्रारंभिक नवजात की, तो 2019 में जहाँ 16 थी 2020 में 15 होगी। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट। किशोर न्याय एक ही इंपॉर्टेंट है, शायद बहुत जल्दी ध्यान में नहीं आता है। मैंने पढ़ा था तो मैंने सोचा ये आप लिए कटिंग ले आऊँ। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम में होता क्या है और कब लागू गया, ये इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के पूर्व किशोर न्याय अधिनियम 2000 लागू था। यद्यपि 2006 एवं 2011 में इसे अधिनियम में संशोधित किए गए, फिर भी अनेक समस्याएं आने लगी, इसका क्रियान्वयन बाधित हुआ। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण बिल 2015 को संसद ने 22 दिसंबर 2015 को पारित किया और ये 15 जनवरी 2016 से अधिनियमित रूप से प्रभावी हो गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बना है, कुछ एग्जाम में मैंने देखा है, इसलिए मैं इसको लेके आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाल श्रम से रिलेटेड कुछ टॉपिक देख लेते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम के अनुसार बालक का तात्पर्य ऐसे से है जिससे आयु 14 वर्ष पूरी ना हुई हो। बाल श्रम तकनीक सलाहकार समिति में अधिकतम 10 सदस्य, एक अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। बाल श्रम किसी बालक से कम 1 घंटे का विश्राम अंतराल जरूरी होता है। 3 घंटे से ज़्यादा रेगुलर उससे काम नहीं करा सकते हो, जो धारा 7 के अंतर्गत है। किसी बालक के विश्राम अंतराल एवं काम की प्रक्रिया में व्यतीत अवधि के साथ 6 घंटे कंप्लीट होने चाहिए एक दिन का। किसी बालक से रात में 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। चलिए कुछ बाल श्रम से रिलेटेड टॉपिक देख लेते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार बालक का तात्पर्य ऐसे से जिसकी आयु 14 वर्ष पूरी ना हुई हो। बाल श्रम तकनीक सलाहकार समिति में 10 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा। बालक कम से कम 1 घंटे आराम करेगा, रेगुलर 3 घंटे काम करेगा वो, और कुल मिला के जो एक दिन का कार्यकाल है उसका 6 घंटे होना चाहिए। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको ईजी समझने के लिए। और बालक जो शाम को 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई काम नहीं करेगा। सप्ताह का तात्पर्य शनिवार की मध्य रात्रि अथवा ऐसी किसी अन्य रात्रि से शुरू होने वाली 7 दिनों की अवधि होगी। बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 में कुल 26 धाराएं, एक अनुसूची है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए राइट टू एजुकेशन देख लेते हैं क्या है इसमें, और इसके बाद कुछ और भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो जरूर देखिएगा कंटिन्यू में। उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक कार्य दिवस में 1000 घंटे व 220 का होना चाहिए। उच्च मतलब 6+ बता रहे हैं। प्रबंध समिति में 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होने चाहिए, धारा 21 के अकॉर्डिंग। विद्यालय प्रबंध समिति में 1/2 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, मतलब 2 सदस्य हैं तो 1 महिला होगी उसमें से। उसके बाद किसी भी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होने चाहिए। कोई शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन नहीं लगाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354A लैंगिक उत्पीड़न एवं लैंगिक उत्पीड़न के दंड से संबंधित है। उसके बाद दूसरी धारा इसी से ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को एक अधिकार दिया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। उसमें प्रारंभिक शिक्षा का आशय 1 से 8 तक की कक्षा तक है। 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, जैसा मैंने आपको बताया। समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए व्यवस्था करनी थी। अगर विद्यालय में जैसे देख सकते हो वैसे नॉर्मल अनुपात जो है वो 30:1 का चलता है प्राथमिक में, और जो उच्च प्राथमिक में है उसमें 35 का 1 चलता है, 35 बच्चों पर 1 टीचर। लेकिन अगर 200 से ज़्यादा कक्षा में बच्चे हैं और हैं तो उसमें 40/1 हो जाता है रेशियो। उच्च प्राथमिक स्तर पर जैसे देख सकते हैं 35 जो मैंने बताया। एक सप्ताह में न्यूनतम 35 घंटे होने चाहिए और 200 दिन कार्य उनका होना चाहिए और 800 घंटे कार्य दिवस होना चाहिए एक वर्ष में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छात्रावास में उपभोग सामग्रियों की खरीद की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये छात्रावास अधीक्षक की होती है। छात्रावास के खातों पर परीक्षण एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होना चाहिए? तो 1 बार करना चाहिए वर्ष में। JIT जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है। अपशिष्ट और भंडारक लागत को कम करना होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, एक चीज़ जो हॉस्टल में बहुत चलती है, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी एक्सपायरी वाली डेट जो मटेरियल होगा अगर वो लास्ट में आता है तो फिर उसको सबसे पहले हटाओ। ये चलता है ताकि ये जो लागत है इसको कम किया जा सके और वेस्टेज को रोका जा सके, क्योंकि एक्सपायरी हो जाएगा तो वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए देख के वहाँ पे चीज़ें यूज़ की जाती हैं, सब्जियाँ हो या कोई भी चीज़ हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट का नियम चलता है वो। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक केरल है, सबसे कम हरियाणा है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये दमनदीप है, और सबसे अधिक लिंगानुपात पौंडीचेरी में मिलता है हमें, 1037। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक अंडमान निकोबार है, सबसे कम दिल्ली का है। शिशु लिंगानुपात का बता रहा हूँ मैं।
किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? तो झारखंड का है। झारखंड का 949 है और भारत का देख सकते हैं आप कि 943 है। हमारे यूपी का 912 है। 2019 की तुलना में 2020 में, जो जैसा मैंने बताया था आपको कि कंपेयर करके 2019-20 का आप पढ़ोगे, अंडर 5 रेशियो में कितने अंक की गिरावट हुई है? तो 3 अंक की गिरावट हुई है। ये 35 से 32 हुआ है। 19 में 35 था, 20 में 32 हुआ है। मतलब ये मृत्यु दर है। घटना मतलब मृत्यु दर घट रही है प्रति 1000 पे। कल्याण से संबंधित संस्था कौन सी है? ये बच्चों के कल्याण से संबंधित है। चाइल्ड के संबंधित कल्याण समिति किससे संबंधित है? तो यूनिसेफ है इसका। 2019 की तुलना में 2020 में शिशु मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? तो 2 अंकों की आई है। देख सकते हैं 2019 में प्रति 1000 पे जो 30 थे, 2020 में प्रति 1000 पे 28 हो गए, घटी है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो 21 दिन होता है और ये अधिनियम 1969 के अंतर्गत है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर होगा यहाँ पे, सॉरी चार्टर कर लीजिए। राष्ट्रीय चार्टर भारत के राज्यपत्र में कब अधिसूचित किया गया? तो ये 9 फरवरी 2004 को किया गया था। इसका मुख्य आधार बाल अधिकारों की आवश्यकता एवं उनका संरक्षण करना था। सर्व शिक्षा अभियान कब 2001 में शुरू होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 24 है। किशोर न्याय बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील कितने दिनों के भीतर अंदर किया जाना चाहिए? तो 30 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। मैं आपको किशोर न्याय वाला पढ़ाया था, कटिंग जो था थ्योरी पार्ट, इसीलिए दिया था मैंने वो। किशोर न्याय था 2015 का है ये। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 15 अगस्त 1995 को शुरू की जाती है और 1997-98 से पूरे देश में लागू हो जाती है। 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया, मध्याह्न भोजन का, MDM जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 2014 को किया गया था। कौन सी नई बचत योजना बालिकाओं के हेतु प्रारंभ की गई थी? बालिकाओं के लिए तो सुकन्या समृद्धि योजना थी। शिक्षा एवं जो इनका विवाह है उनको खर्चा पूरे करने के लिए स्टार्ट हुआ 22 जनवरी 2015 इसकी स्टार्टिंग डेट। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य से 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करता है? तो अनुच्छेद 21 ए है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत बालक शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया? तो ये 2 का सी में है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय धाराएं हैं? तो 7 अध्याय 38 धाराएं हैं। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस धारा में बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिशत है? तो धारा 17 के अंतर्गत है ये। कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय में प्रवेश किए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात क्या होता है? 40:1 होता है। फिर से यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं। प्राथमिक में नॉर्मल जो चलता है छात्र शिक्षक अनुपात, नॉर्मल अगर बच्चे हैं तो 30:1 का होता है। उच्च प्राथमिक में 35:1 का हो जाता है। अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो ये उस स्कूल में 40:1 रेशियो बन जाता है, जो कि है। और यूपी में इसी ने ही 5 साल से भर्ती रोक रखी है, इसी रेशियो के खेल ने कभी। और ये रेशियो का खेल हमेशा यूपी में बना रहेगा जब तक कि सरकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। और आई होप आपकी थोड़ी हेल्प हुई हो इस सेशन से और पिछले प्रीवियस वीडियो से जो कि AMRS हॉस्टल वार्डन के मैंने दिए हैं। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मैक्सिमम टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है। यही वन लाइनर से ईजी रहेगा आपके लिए, थोड़ा टाइम भी कम लगता है और अब जल्दी आप पढ़ भी लोगे। तो ये था, और बीच में थ्योरी पार्ट भी मैंने दे रखा है कुछ जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं, जो मेरे नोट्स थे या मेरे पास किताब है, मिला जुला के सब चीज़ें। तो आई होप आपकी हेल्प हुई हो थोड़ी बहुत इससे, और ठीक लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।